बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट का ताज़ा शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी खबर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब 28 तारीख तक पूरे कश्मीर के अंदर लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली अब एनफोर्स किया जाएगा, यानी किसी को भी इजाज़त नहीं होगी दुकानें खोलने का। और उसके बाद चूंकि 3 दिन बचे हैं ईद को, 28 तारीख के बाद माना जा रहा है कि उन 3 दिनों में रिलैक्सेशन दी जाएगी। हमारे सीनियर साथी और एडिटर सनम एजाज ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जीके पोले के साथ बात की और उन्होंने इस हवाले से क्या कहा वही हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सनम, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ आपने खुद बात की है, क्या है सूरत हाल और लॉकडाउन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन पहले से ही चल रहा है। अब जो आज से लॉकडाउन शुरू हुआ, क्या कुछ फर्क होगा जो 28 तारीख तक जारी रहेगा? देखिए बिल्कुल हिलाल, जो लॉकडाउन अभी तक का था, जिस हवाले से लगा हुआ था, उसको लॉकडाउन नहीं खाना पूरी आम कश्मीरी कहती थी, क्योंकि सब कुछ था। बताया गया था कि रेड जोन होंगे, रेड जोन में किसी को चलने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन उसके बाद रेड जोन का बोर्ड रहा, बाकी ज़मीनी सतह पे कोई भी कायदा और कानून रेड जोन के हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और फिर ये मामला जो है ये काफ़ी गर्म होने लगा और फिर पिछले 3 दिनों में तादाद 2000 के करीब पॉजिटिव केस की आई है। 250 से ज़ायद अमवात अब पूरी तरह से हो चुकी हैं। और ये वो मामला है जिस तरह आज भी 4 अमवात अभी तक हो चुकी हैं, इसने एक बार फिर कश्मीर के सारे सिस्टम, लॉकडाउन या जो कुछ भी सरकार की कोशिशें उनको हिला के रखा। और आज इंतजामिया ने फिर फैसला लिया कि लॉकडाउन दोबारा से इंप्लीमेंट होगा। और लॉकडाउन इस वक्त इंप्लीमेंट हो चुका है ऑफिशियल तौर पे, लेकिन अब बाजार में लोग निकले हैं तो आस्ता आस्ता जब शाम को वापस आएंगे तो सुबह किसी को भी लॉकडाउन के दौरान बाहर चलने की इजाजत नहीं होगी एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसीज के। और ये अगले इस हफ्ते बराबर जारी रहेगी। 28, 29 और 30 3 तारीखों को रिलैक्सेशन मिलेगी लॉकडाउन में, और उसमें रिलैक्सेशन होगी सिर्फ ईद के मद्देनजर ये रिलैक्सेशन होगी ताकि ईद की खरीदारी लोग कर सकें। लेकिन सरकार का फैसला है कि लॉकडाउन सख्ती से अमलाया जाए और ज़मीनी सतह पर अमलाया जाए, और इस अमलाए जाने के दौरान इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसीज के बगैर किसी को भी मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इससे पहले भी माना जा रहा था, सरकार दावे कर रही थी कि ये लॉकडाउन है, ये एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आता है? क्या सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी खुली रहेगी या बाकी एसेंशियल सर्विसेज में चीजें आती हैं वो भी खुली रहेंगी? देखिए एसेंशियल सर्विसेज में सीएपीडी और उसके साथ साथ मेडिकल इमरजेंसीज, ये 2 चीज़ें हैं जो खुली रहेंगी। और पावर डिपार्टमेंट है, इनको भी इजाज़त होगी मूवमेंट की, लेकिन इनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे पासेज जो हैं वो इजरा किए जा चुके हैं। जो मेडिकल जो इमरजेंसीज में आती हैं, एसेंशियल सर्विसेज में डिपार्टमेंट आते हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर पासेज होंगे, कंसर्न डीसी पासेज देंगे। और ख़ास तौर पर अपने अपने इलाकों के डीसी लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के जिम्मेदार होंगे, और वो किस तरह से करेंगे, किस तरह की सिचुएशन को देख के करेंगे, ये डीसीज पे ही मुनसर होगा। लेकिन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कुछ देर पहले मेरे साथ बात करते हुए बताया कि लॉकडाउन होगा, सख्ती से होगा, और ये शुरू हो चुका है। सनम आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि जैसा कि आपने खुद भी कहा कि डिविजनल कमिश्नर का मानना है कि 3 दिन पहले ईद से रिलैक्सेशन दी जा सकती है, तो वो क्या ईद के पेश नज़र ही वो रिलैक्सेशन दी जा सकते हैं ताकि खरीदो फरोख्त हो जाए? क्या उसके लिए कोई गाइडलाइन मुरतब की गई है? नंबर 1। और नंबर 2, मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा, क्या ईद के बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से ये लॉकडाउन स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, अभी ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए यानी 28 तारीख के लिए तक है। 28 तारीख तक ग्राउंड सिचुएशन को असेस किया जाएगा, उसके बाद 3 दिन की रिलैक्सेशन होगी और उसमें भी एसओपीज बाज़ाब्ता तौर पे तय किए जाएंगे। यानी लॉकडाउन खुलेगा तो किस तरह से बाहर लोग निकलेंगे, उसके लिए कायदा कानून होगा। और अब की बार सरकार शायद सख्त इकदाम उठाने का मन बना चुकी है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने का और एसओपीज का। और उसके बाद जब 3 दिन का लॉकडाउन खुलेगा ईद के लिए, ख़ुसूसन वो ईद के लिए होगा, उस दौरान फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, क्या लॉकडाउन आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ये ईद के जो 3 दिन का लॉकडाउन का छुट्टी होगी, ब्रेक होगी, उसके दौरान फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मान लीजिए अभी से लॉकडाउन शुरू हो चुका है सनम, लेकिन जो 3 दिन खुले रहेंगे उसमें क्या कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, जैसा कि आपने उनके साथ बात भी की है? देखिए बिल्कुल, सभी डीसी जो हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल जो है सरकारी तौर पे राइज प्रोटोकॉल है, उन पे वो अमलाया जाएगा। और एसओपीज की पूरी तरह से ज़मीनी सतह पे अमलाए जाने की सरकारी सतह पे कोशिश की जाएगी और हर ज़िले से ये कोशिशें अमल में लाई जाएंगी। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी फराहम करने के लिए। थे सनम एजाज हमारे एडिटर, और उनका मानना है कि जिस तरह से उन्होंने पीके पोले के साथ बात की है,
3 दिन पहले ईद से जो है इसमें कहीं ना कहीं जो रिलैक्सेशन दी जाएगी 3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से जो है देखा जाएगा कि क्या कुछ करना होगा। लेकिन पीके पोले के साथ जो सनम एजाज की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी उसमें उन्होंने क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। ऑलरेडी लॉकडाउन शुरू हो गया है सर। मेरे ख्याल से 11-12 तारीख से जो है अलग अलग जिलों में लोकल लेवल पर डीसीज ने ऑलरेडी लॉकडाउन लगाया है सर। जैसे कुपवारा में जो है 3-4 दिन था, बारामूला में भी सिटी में लगाया गया था, ठीक है सर। तो अलग अलग एरिया में ऑलरेडी पिछले 7-8 दिन से चल रहा है। अभी जस्ट इसमें फर्क इतना ही है, अभी सभी को कहा है कि भाई लॉकडाउन लगाओ, ठीक है। लॉकडाउन पहले से चल रहा है, स्ट्रिक्ट रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा। हाँ नहीं, बाकी दिन जो है लॉकडाउन रहेगा। 3 दिन में जो है, क्योंकि बड़ा दिन है, शॉपिंग करनी होती है सर, तो जो है 3 दिन के लिए शॉपिंग विथ रेगुलेशन, कौन सा कितने बजे खुला रहेगा वो जो है वो डिप्टी कमिश्नर डिटेल में नोटिफाई करेंगे। इम्प्लीमेंट हो गया। यूजुअली अब रहता है कि लॉकडाउन है जी, ये रेड जोन एरियाज में है और फिर मूवमेंट बाजारों में खुली रहती है, मार्केट खुले रहते हैं। क्या हाँ। इस लॉकडाउन में मार्केट वगैरह बंद रहेगी, पुलिस इन्फोर्स करेगी इस सारे लॉकडाउन को, पब्लिक मूवमेंट अलाउ होगी या नहीं होगी? नहीं, इसमें एक है सर, लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन में जो मूवमेंट है, मूवमेंट कम करनी है, अवॉइड करनी है। मेडिकल मूवमेंट ही अलाउड रहेगी, ठीक है। बाकी सारी मूवमेंट्स बंद रहेंगी। वो बाकी सारी मूवमेंट जो है बंद रहेगी, लेकिन ईद के पहले जो है 3 दिन, जैसे मैंने कहा 28 से 30 तक जो है सर, वो 3 दिन जो है मार्केट जो है कौन सा खुला रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो है सर, रेगुलेशंस के साथ अलाउ करेंगे। चले नाज़रीन, ये थे पीके पोले जिनकी कन्वर्सेशन आपने सुनी है हमारे सीनियर साथी सनम एजाज के साथ, और इस कन्वर्सेशन में उन्होंने यहाँ के हालात वाक़ात ज़रूर बयान किए हैं। लेकिन आपको याद होगा कि कल शाम ही या कल दिन में ही जो बोर्ड मीटिंग अमरनाथ श्राइन बोर्ड की हुई है, और उसमें भी ये डिसीजन लिया गया कि इस साल जो अमरनाथ यात्रा होने वाली थी वो अब कैंसिल हो गई है। यानी हालात की शिद्दत और इसके मैग्नीट्यूड और इसकी हसासियत को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि गैर रियासती मजदूर जो है उनका दूसरी रियासतों से कश्मीर आना, ईंट के भट्टों पर काम करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस हवाले से अभी सरकार खामोशी है। लेकिन सवाल लोग उठा रहे हैं कि अगर अमरनाथ यात्रा जैसी पवित्र यात्रा को इस बार मनसूख किया गया है और लॉकडाउन को फिर से रीइम्पोज किया गया है और सरकार इसकी हसासियत समझती है, तो फिर क्या वजह है कि गैर रियासती मजदूरों को कश्मीर भेजने पर सरकार तुली हुई है और इस पर सरकार कोई एतराज़ नहीं कर रही है? और क्या सरकार इस हवाले से कोई डिसीजन लेगी या असर न सोचेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासिन ने भी इसी तरह के कुछ सवाल उठाए और कहा कि अगर अमरनाथ यात्रा को भी इस बार कैंसिल किया गया तो फिर ईंट के भट्टों पर काम करने वाले गैर रियासती मजदूरों को यहाँ लाने का जवाब ही क्या बनता है। हकीम मोहम्मद यासिन ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आपको मालूम है कि जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर खासकर वैली, पर्टिकुलरली ज़िला बडगाम बिल्कुल महफूज था इस कोविड से। परसों तक यका दुका वाक़ात तो हुए थे, मगर जो ही आपने ये देखा कि जो बाहर से जो मज़दूर लाए गए तो डायरेक्टली उनको बडगाम पहुंचाया गया। रास्ते में उनको किसी जगह पर चेकअप नहीं किया गया इस कोविड के बारे में, ताकि स्क्रीनिंग हो जाती और स्क्रीनिंग करने के बाद उनको उन इलाकों में भेजा जाता जहां उनको काम करने की ज़रूरत थी। मगर एक तो भलक में आ गए, एक तो यका दुका अगर 1000, 2000, 3000 मज़दूर होते, ये तो 20,000 से ऊपर तजावुज़ कर गए। और सरकार ने क्या इस बारे में पहले सोचा था? और सरकार को चाहे था कि वो इन इलाकों को आइडेंटिफाई करे जो महफूज इनके लिए थे, पहले हेल्थ चेकअप करने के लिए कोविड का जो इसमें करना पड़ता है, उसके बाद अगर उनको उन जगहों पर भेज जाता तो बेहतर था। और आपने देख लिया रिसेंटली 116 केसेस कल तक इन्हीं बाहर के मज़दूरों से आइडेंटिफाई हुए, और इस वक्त क्यों में हज़ारों लोग हैं जिनको अब चेकअप किया जा रहा है। तो बहुत खदशा है कि इससे काफ़ी तबाही मच जाएगी। और आपको मालूम है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन, जो कि एक बहुत अहम जो हमारी जो अमरनाथ यात्रा के जो पैरोकार आया करते थे उसको इस मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए
उन्होंने उस पर नज़रसानी करके मुलतवी किया। तो क्या इस बारे में उन्होंने इतनी लापरवाही क्यों बरती? तो ये लोगों के जानों से खेलने की मतरूफ है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। और मेरा इस गवर्नर साहब से इल्तिमास है इस बारे में वो ऐसे अफसरों की निशानदेही करे जिन्होंने लापरवाही से काम लिया। नाज़रीन किराम, आप जानते ही होंगे कि कश्मीर में एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है, क्योंकि बाकी रियासतों में भी कोविड है और वहाँ पर 4G है और ऑनलाइन क्लासेस बआसानी चल रहे हैं, लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन कश्मीर है कि यहाँ सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है, यानी हड़ताल भी हो तो असर स्कूल एजुकेशन पे पड़ता है और हालात की मार भी इन्हीं स्कूलों को झेलनी पड़ती है। न सिर्फ स्कूलों को बल्कि बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को। यहाँ आज स्कूल नहीं खुले हुए हैं फिर भी बच्चों से फीस वसूल किया जाता है, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट का भी फीस वसूल किया जाता है कई स्कूलों की जानब से। तो ये मार कश्मीर के बच्चों को, उनके वालिदैन को झेलनी पड़ती है। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हायर एजुकेशन डॉक्टर असगर सामून बडगाम में एक फंक्शन में मौजूद थे। जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे थे वहाँ उनकी फंक्शन थी, वहाँ पर वो भी दस्तयाब थे और हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर हाजिर हुए। और कुछ सवालात मोहम्मद अशरफ डार जो कि बडगाम से हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने डॉक्टर असगर सामून से पूछे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि सवाल यही था कि कश्मीर के अंदर 2G भी चल रहा है, 4G नहीं चल रहा है, एजुकेशन कहीं पर नहीं है, बच्चों से फीस वसूला जाता है, लेकिन सरकार इस पर खामोश क्यों है, आपका डिपार्टमेंट खामोश क्यों है। ताहम डॉक्टर असगर सामून ने जवाब में क्या कहा, आइए आप भी और हम भी देखते हैं। हमारे पास 22-23 हज़ार गवर्नमेंट स्कूल हैं, 5-6 हज़ार प्राइवेट स्कूल हैं। वो फीस मांगते होंगे, बजाय वो हैं क्योंकि उनके टीचर को सैलरी देनी है। हम अपनी तरफ से टीचर को 10,000 करोड़ सैलरी साल में देते हैं, 10,000 करोड़ जम्मू कश्मीर में खाली। और पिछले साल जो 38,000 राबरी तालीम और वो जो SSC टीचर रेगुलराइज हुए हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर कोई 1,500 करोड़ का एनुअल बर्डन पड़ा। गवर्नमेंट इज़ कमिटेड। हम राइट टू एजुकेशन की बात नहीं करते, हम तो राइट टू क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 है वो यहाँ लागू हुआ है, उसके रूल्स भी हम बहुत जल्द लागू कर रहे हैं। हम LG साहब के अप्रूवल लेके उसमें हम 1 किलोमीटर के अंदर क्वालिटी एजुकेशन हर एक गरीब बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसपोर्ट जब चल नहीं रहा तो ट्रांसपोर्ट चार्ज किस चीज़ का है? आप ट्यूशन फीस थोड़ा बहुत अगर वो भी अगर आप टीचर को सैलरी दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भी 40 हज़ार हमारे ही बच्चे हैं वो टीचर हैं, उनकी क्या गलती है? कोरोना हुआ है उसकी वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं या नोट्स दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक सेक्टर पूरा डेवलप हो जाए। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में जहां हर बार डॉक्टरी शोबे या मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों पर कई सारे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, कोई शक नहीं कि डॉक्टर्स की जानब से कई बार लापरवाही भी बरती गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा शोबा यानी सभी डॉक्टर्स गलत हो सकते हैं। बेशतर डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ठीक तरह से पेशेंट का केयर करते हैं, पेशेंट का दर्द समझते हैं, पेशेंट का दुख समझते हैं और उन्हें अस्पतालों में ठीक तरह से उनका केयर भी करते हैं, जिसके बाद वो पेशेंट्स रिकवर होते हैं। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि कश्मीर में जब से कोविड आया है तब से लगातार डॉक्टरों या डॉक्टरी शोबे पर कई सारे संजीदा सवालात उठाए गए हैं, क्योंकि डॉक्टरों पर कई तरह के इल्ज़ाम भी लगे हुए हैं। लेकिन एक सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से है। एक खातून जो हामिला थी उसका कोविड टेस्ट नहीं हुआ था और उसके बाद इमरजेंसी इसको ऑपरेशन करना पड़ा और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में हुआ। और इसके लिए 2 पैरामेडिक्स और 3 डॉक्टर वॉलंटियरली तैयार हो गए। इसलिए वॉलंटियरली क्योंकि अभी उसका जो टेस्ट है कोविड टेस्ट वो नहीं आया था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने हसासियत समझी इस मामले की कि 2 जानों को बचाना है। बिलाखिर उन्होंने इस खातून को ऑपरेशन थिएटर में ले गए, क्योंकि उस वक्त उसे मजबूरी में ही, इमरजेंसी में ही ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी। बिलाखिर जो बच्चा वो डिलीवर हुआ और दोनों यानी जच्चा और बच्चा सेहत सलामत है। और उसके बाद जब टेस्ट देखा तो वो कोविड पॉजिटिव थे। तो इस तरह से ये रिस्क लेते हुए वो 3 डॉक्टर साहिबान और 2 पैरामेडिक्स अभी क्वारंटीन के अंदर है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि क्वारंटीन में रहने के बावजूद वो उसी पेशेंट का, उसी माँ का जिसने बच्चे को डिलीवर किया है और उस बच्चे का भी वहीं पर केयर कर रहे हैं। क्या है पूरी कहानी और इस पर जो कंसर्न ऑफिशियल्स है उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक लेडी आ गई जिसने 4 साल के बाद जिसने कंसीव किया था। जब वो हमारे पास आ गई, उसका जो बच्चे का हार्ट रेट था वो बहुत कम हो रहा था, तो हमारे पास उसको शिफ्ट करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं था।
तो उन्हें जो अपना कोविड टेस्ट करवाया था वो पेंडिंग था, उन्हें 15 जुलाई को करवाया था, लेकिन हमें लगा कि शिफ्ट करते करते या श्रीनगर पहुंचते पहुंचते उसको 1-2 घंटे लगेंगे, तो मीनवाइल हम जो इसका प्रेशर बेबी है मे बी वी विल लूज दैट, सो इन द इंटरेस्ट ऑफ फीटस हमने उसको शिफ्ट किया इमीडिएटली ओटी, तो सिजेरियन सेक्शन कर दिया और उसके बाद जो बेबी था उसको हमने NICU शिफ्ट कर दिया जो वहाँ पे स्टेबल है। ऐसा है कि कल हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में एक पेशेंट आ गया, वो प्रेशस प्रेगनेंसी थी, बहुत टाइम के बाद बच्चा उसको हुआ था, उसको अब लेबर पेन में चली गई थी और हमारे हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया। वो बेसिकली केस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस था, उसका बच्चा कमज़ोर हो रहा था, उसने अपना ही वो जो है खाया था, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, अगर उसको शिफ्ट करते तो उस बच्चे की मौत हो जाती। हमने जो हमारी वहाँ नई मशीन आई है, डायरेक्टर साहब ने भेजी है TrueNet, उस पर उसका टेस्ट लिया और सैंपल का वेट करते उसमें 2 घंटे लगते, तब तक बच्चे की हालत ख़राब हो जाती। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, मैंने उनको डायरेक्ट किया, उन्होंने वहाँ इसका सर्जरी किया, सर्जरी के बाद देखा कि वो टेस्ट पॉजिटिव था। उसके बाद जो भी SOPs होते हैं कोविड-19 के हवाले से, उसके बाद हमने पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइजेशन कराई और जो पेशेंट है उसको अलग एक 1 पॉइंट स्टाफ सेंटर हमारा है वहाँ रखा। उसके साथ जो स्टाफ ने सर्जरी की उसी को 2 दिन के लिए उसके साथ ड्यूटी पे रखा। बाकी जो स्टाफ इन्वॉल्व था उसको क्वारंटीन में भेजा। 2 दिन के लिए थिएटर बंद रहेगा, तो माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। ये हम बांडीपुरा में पहली बार ऐसा कोविड पॉजिटिव पेशेंट ऑपरेट कर रहे हैं, डिलीवरी तो पहले भी की लेकिन ऑपरेशन पहली बार कर रहे हैं। तो आई एम हैप्पी विद द स्टाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा। I congratulate the administration of District Hospital Bandipora and the staff who have done this commendable job. नाज़रीन, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से जमहूरी हुकूमत ख़त्म हो गई है उसके बाद गवर्नर राज आया है और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की अभी सरकार चल रही है। कई सारे एडवाइज़र्स भी बनाए गए हैं, यहाँ तक कि ऑफिशियल्स को भी काफ़ी सारे इख्तियारात मिले हैं, लेकिन अभी भी डेवलपमेंटल आस्पेक्ट्स पे हम देख रहे हैं कि बाकी रियासतों के मुकाबले में कश्मीर काफ़ी पीछे हैं। यानी इस दौर में जब हम देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी पेमेंट भी वाजिबुल अदा है और उसके साथ साथ उससे उसका जो असर है वो तामीर और तरक्की की सरगर्मियों पर पड़ा है। हालांकि लॉकडाउन भी है, 5 अगस्त का सेशन भी आपको याद होगा कि बहुत कुछ कश्मीर को खोना पड़ा और उस दौरान जो तामीर और तरक्की का स्टार्टअप था उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। सोगाम चाडूरा का ये रोड जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर इस पैच को जो कि सोगाम से बादीपुरा जाता है, मकामी लोगों का मानना है कि कई साल पहले इस पर मैगडम बिछाया गया था, लेकिन उसके बाद किसी ने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं थी। लोग कहते हैं कि सरकार ने बुलंद बाग दावे किए, गवर्नर इंतजामिया आया और उसके बाद कहा गया कि दिल्ली से ही अब सरकार को चलाएगी और लोगों को राहत जो है वो फराहम की जाएगी। लेकिन क्या वजह है कि सोगाम चाडूरा या इससे मुंसलिक जो इलाके हैं उन्हें ये राहत फराहम नहीं की जा रही कि जो सोगाम चाडूरा से बादीपुरा तक रोड जाता है इसकी मैग्नमाइजेशन या इसकी जो है अभी उसको ठीक नहीं किया जा रहा है, उसके क्या वजूहात है? मकामी लोगों ने इस हवाले से क्या गिले शिकवे किए, आइए देखते हैं। ये तोरिस नज़दीक हजरत सोगाम अलमदार जामिया मस्जिद यत जन अलमदार से नस्बत अत जामिया यत जन यह सड़क खस्ता हाल तो यह गोस ना आसुन यम वुचतन अस क्या सख्ती वत बना पकुन खोर डलान गाड़ी बना पकन साइकिल अगर सह नालस हे गसित अलपूरा मज तत सो चढ़ाई ये जन पैदल खसो तोड़ वसो अस खतरे भाव सान कि दिल मा गो गाड़ी हज कथी गाड़ी अगर सनिस महलस मन तथ पेवान धक् दिन सो खाड़ी तथ मेहरबानी करो ये सनतो क्या पत खोर इलाकस त्रमितन वनकसन ये जन बाकी सड़कों खत यह सड़क खराब वारिया खराब यन बना पकुन ये दुकानदार तहस कमर थकान आब दी तीचा गड़द वथान यह सड़क खस्ता हाल मेहरबानी कर तुहद वसादत वात यह सन कत मुतलक हाकमन तान तम वुचान अम दह यह बनाव तमी दह रूड़ त्रुम सो वसमुत फल फल क्या अगर तमाम इलाकन मैगडम आव टील आव त्रावन ये सड़क क्या आव न अत सनतो अस तो यह सोन मसला हल सड़क सारी ये अंद वंद दोब यपर बना पकुन बाइक वलिस न गाड़ी वलिस न वह पन कहीं गई हाकमन तम करान यमो वो परस हसा फंडस थमित पत बनोक परस तहन ये दोब तड़ान कहें ये बद पर सोगोम तान यह सारे रुव नाव सड़क दोब
क्या तान अगर रूद पे पैदल वलिस न पकान बना पकन अगर गाड़ी वोल सह सारी पलो भरत अंधस एमरजेंसी कुछ सात कह सात अगर बिहिस आव जनान मोहनिव कह तपस न बना पकन गाड़ी मज हाकिमन करान कि अपील कि सड़क कर तो फिट यह शीट तो। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम खनमू पुलवामा की बात करते हैं, क्योंकि खनमू का ये इलाका जहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट है और मकामी लोगों का मानना है कि यहाँ पर सिडको जो है अपनी जो कार्रवाई है उससे वुसअत देना चाहते हैं और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, यानी यहाँ पर फैक्ट्रीज भी लग सकती है। लेकिन उनका मानना है कि जहाँ मकामी लोगों की ज़मीनें खरीदी गई है इस इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए, लेकिन वहीं पर यहाँ पर कई 100 कनाल का चराई भी है जिसका वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मकामी आबादी बिल्कुल एग्रीकल्चर फार्मिंग पर या उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री पर मुश्तमिल है। इस वजह से उन्हें ये जो ज़मीन है इसका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ताकि वो अपने जो माल मवेशी है उन्हें यहाँ पर चरा सकते हैं। वो डेलीगेशन आज हमारे दफ्तर आया था और यहाँ आकर उन्होंने कहा कि वो हर दरवाजे पर गए थे, लेकिन कोविड है कि उन्हें कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। उनका माना कि डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस तक भी वो गए थे, लेकिन वहाँ पर ये कहकर उन्हें वापस बुलाया गया कि आज कोविड है तो आज वो साहब सुन नहीं सकते हैं। बिलाखिर वो हमारे दफ्तर आए, उनकी क्या गुहार है आइए आप भी सुनते हैं। हम यहाँ ये कहने आए हैं कि जो हमारी घास चराई लैंड हैं वो पिछले 10 साल पहले ये जो हमारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं खैबर सैफको उन्होंने हड़प कर ली है, और जो बची खची अब घास चराई है वो अब सिडको जो वहाँ सिडको फेर 1, 2, 3 हैं अब वो हड़प करने जा रही है। नीचे जो बचा खचा है तकरीबन 400-500 कनाल घास चराई लैंड है, उसी सिलसिले में हम आपसे गुजारिश करने के लिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करना चाहते हैं और डिविजनल कमिश्नर साहब से और डीसी साहब से कि मेहरबानी करके जो हमारा पशुपालन है इलाका के पशुपालन है वो बचाए, क्योंकि हमारा रोज़गार उसी पर मुनहसर है जो पशुपालन है। अभी तक आपने अप्रोच किया गवर्नमेंट को या अभी तक आपने अपने मुतालबात सरकार तक पहुंचाए, उस पर कोई जवाब आया वहां से कि आज आप पहली बारी ये चीज़ सरकार तक बात को पहुंचा रहे हैं? पहले 1 साल पहले हम गए थे डीसी साहब से मिलने के लिए, उसने हमें अश्योर किया है कि हम देखेंगे मसला क्या है, लेकिन आज फिर उन्होंने अपना टीम भेजा है तो वो वहाँ उसने ये तो शायद सुनने में आया है कि उन्होंने ले रखी है ये, क्योंकि कंपनसेशन जो उसका मतलब ज़मींदारों की लैंड है उस पर भी काम चल रहा है। क्या चाहते हैं आप? अब आप क्या हम यही चाहते हैं कि जो घास चराई लैंड है वो बचना चाहिए, क्योंकि हमारा पशुपालन है और मेन जो अप्रोच रोड है ये ब्लॉक हो जाएगा। हम जो पशुपालन हमारा है, क्योंकि खैबर वालों ने भी खाया, नीचे आर्मी वालों ने भी खाया, अब यही एक रास्ता बचा है जो हम पहाड़ी की तरफ जा सकते हैं। हमारा जो पशुपालन है हाँ वो बचना चाहिए। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि स्पेशल रिपोर्ट को आपने पसंद किया होगा और आप हमें ज़रूर अपनी आरा से नवाजेंगे। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।